हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम जो यूजीसी नेट की आंसर की आई है उसका हम एनालिसिस करेंगे, कंप्लीट पेपर सॉल्व करेंगे। ओवरऑल पेपर कैसा था ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो आगे के लिए, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम की कर रहे हो, सीयूईटी आपने पीजी देना है, जेएनयू का एंट्रेंस देना है, सभी के लिए यूजफुल है, ठीक है। अभी हम पहले क्लास को स्टार्ट करते हैं, बाद में हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे कि पेपर कैसा था, कितना हार्ड था, कितना फैक्चुअल था, कितना एनालिटिकल था, ठीक है। वो सब हम बाद में देखेंगे। तो अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपने चेक करना है वो कैसे करना है कि ऊपर मैंने क्वेश्चन आईडी लिख दी है, आप आईडी के अकॉर्डिंग देखोगे कि उसका आंसर क्या दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन आईडी लिख दिए और यहाँ पे जो भी आंसर की में दे रखे थे मैंने वो टिक लगा दिए हैं, ठीक है। तो जो भी टिक लगाए हुए हैं वो कौन से हैं, जो आंसर की में दिए हुए हैं, ठीक है। अभी हम एनालाइज करते हैं कि किसका सही है गलत है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ था, Which amendment overrode the गोलकनाथ केस डिसाइडेड इन 1967। तो गोलकनाथ केस की जजमेंट क्या आई थी कि जो पार्लियामेंट है वो कोई भी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कानून नहीं बना सकती, वो फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल नहीं कर सकती है, ठीक है। ये गोलकनाथ केस की जजमेंट थी। बट इसको ओवरराइड किया कौन से अमेंडमेंट ने, 24th अमेंडमेंट ने किया, ठीक है। और उसके बाद आप केस देखते हो, जो केसवानंदा भारती केस आता है 1973 में, उसमें भी जजमेंट क्या दी गई है कि पार्लियामेंट कर्टेल कर सकती है जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको, ठीक है। तो जो गोलकनाथ केस है उसके बिल्कुल अपोजिट में कौन सा केस था, केशवनंदा भारती केस। और इसके अपोजिट में कौन सा अमेंडमेंट था, 24th अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, ये क्वेश्चन आईडी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ जो लिखी है ये क्वेश्चन आईडी है। उस क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड आउट द करेक्ट वन विद रिगार्ड टू द फेल्ड स्टेट्स। फेल्ड स्टेट्स के बारे में पूछा गया है। तो फेल्ड स्टेट क्या होते हैं पहले ये समझो। फेल्ड स्टेट होता है कि जो स्टेट अपने काम करने में सक्षम ना हो, अपना पूरा काम ना कर पाए, ठीक है। इस तरह का एक फेल्ड स्टेट होता है। जैसे स्टेट का काम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, प्रॉपर्टी की रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना प्रॉपर्टी को, ठीक है। ये कुछ है जो स्टेट के फंक्शन है, ठीक है। बट जो स्टेट ये काम ना कर पाए वो है फेल्ड स्टेट्स, ठीक है। तो इसमें आप अच्छा होगा अगर एलिमिनेशन टेक्निक यूज करो। आप बी स्टेटमेंट को पढ़ोगे, अ फेल्ड स्टेट इज अनेबल टू प्रोवाइड द फंक्शन दैट डिफाइंस द स्टेट। तो ये बिल्कुल ट्रू है, ये आएगी आंसर में, ठीक है। तो हम बी और बी ऑप्शन किस में है, या तो इसमें है या इसमें है। इसमें अब हम सी और ए स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो ए स्टेटमेंट क्या कहती है, सियरा लियोने इज अ फेल्ड स्टेट। इसको अगर आपको नहीं भी पता है तो सी को पढ़ के देखो। अ फेल्ड स्टेट इज एबल टू कोहरेस द इनहेबिटेंट। इसका मतलब क्या है कि फेल्ड स्टेट कौन सा है, जो अपने जो उसके इनहेबिटेंट्स हैं, जो स्टेट के अंदर लोग रह रहे हैं, उनको कोरेस करता है, मतलब उनको दबाता है, उनको मारता है, उनको फोर्स करता है किसी चीज के लिए, ठीक है। तो फेल्ड स्टेट ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो हम सी को एलिमिनेट कर देंगे, तो हमारा आंसर ए और बी बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, which of the following aspects of the Gandhi's theory of satyagraha can help in the process of dialogue in plural societies threatened by the mutual distrust? तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि जो महात्मा गांधी जी की थ्योरी ऑफ सत्याग्रह है, तो उसकी कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो हेल्प कर सकते हैं एक सोसाइटी जो कि प्लूरल है उसके अंदर ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए, ताकि उनके अंदर एक म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट ना हो, कि मतलब एक दूसरे पे वो शंका ना करें, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से प्रोविजन है सत्याग्रह के जो हेल्प कर सकते हैं ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए, ठीक है। ये हमें बताना है। आप सारी स्टेटमेंट पढ़ोगे, बट आप पहले सी स्टेटमेंट पढ़ो। द सत्याग्रह इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड रिक्रिएटिंग डायलॉगिक स्पेस, या फिर डायलॉजिकल स्पेस। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि सत्याग्रह रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्रिएट या रिक्रिएट करने के लिए। डायलॉजिकल स्पेस क्या होता है कि हम बातचीत कर रहे हैं आपस में, तो ऐसा एक स्पेस बनाना जहां हम बातचीत कर पाए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो नेगेटिव जा रही है कि आप सत्याग्रह रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट ऐसा तो नहीं है ना। सत्याग्रह एक डायलॉग क्रिएट करने का एक स्पेस बनाता है, ठीक है। तो ये उसके अपोजिट में स्टेटमेंट है। उसके बाद
आप लास्ट स्टेटमेंट पढ़ोगे तो अ रेडीनेस टू कॉम्प्रोमाइज में निगेट द मोरल स्टैंडिंग्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारा मोरल जजमेंट है, मोरल जो थिंकिंग है, वो निगेट हो जाती है, वो एलिमिनेट हो जाती है, ये कहना चाहता है। तो ऐसा तो नहीं है, अगर हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो क्या हमारी मोरल जो थिंकिंग है वो खत्म हो जाती है? ठीक है, तो ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, आप इसको भी एलिमिनेट करेंगे। जो हमारे आंसर बच जाएंगे ए, बी एंड डी, आप पढ़ के देख लेना, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद है मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS pioneered which movement in इंडिया। तो इसका नाम आपने सुना होगा, ये मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है जो लट्टू टाइप का कह सकते हो आप, बहुत आसान। ठीक है, तो ये RTI से रिलेटेड था। मजदूर किसान जो शक्ति संगठन है, ये एक NGO है जो कि राजस्थान में काम करता है। सबसे पहले इसने डिमांड रखी थी कि RTI लाई जाए, एक जन सुनवाई के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, या फिर इनडायरेक्ट वे में RTI की मांग की गई थी। ठीक है, तो इन्होंने जब आंदोलन किया था तो क्या हुआ था, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट जो कि 2002 में पास हुआ था, वो आ गया था, बट बाद में वो चेंज करके क्या किया गया, RTI लाई गई 2005 के अंदर। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, जन सुनवाई केस से रिलेटेड है। ये जो आंदोलन है ये स्टार्ट कब हुआ था, 1994 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ जैसे कि सबसे पहले तमिलनाडु ने RTI एक्ट पास किया था। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जो आप साथ साथ याद कर लो। उसके बाद है सबसे पहली कंट्री जो RTI लेके आई थी, वो कौन सी थी, स्वीडन थी। ठीक है, सबसे पहले RTI किसने लगाई थी, अभी तक पूछा नहीं है, पूछ भी सकते हैं। तो ये शाहिद रजा बन्ने नाम से एक आदमी थे, शाहिद रजा बन्ने, जो कि पुणे पुलिस स्टेशन के अंदर इन्होंने RTI लगाई थी। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आगे काम आ सकते हैं आपके किसी और पेपर में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी हैज गोट फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि जिसने जो काम किया है वो उसके लिए अकाउंटेबल हो। ठीक है, उसको जिम्मेवारी दी जाए, वो एक जिम्मेवारी उठाए। ठीक है, अगर कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेवारी कौन ले, जिसने वो काम किया है। ठीक है, इस तरह की एक अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, जैसे कि घर में अगर हमें पैसे मांगने हैं या कुछ और लेना है तो हम किसके पास जाते हैं, पापा के पास जाते हैं। पापा ने हमें मतलब उस चीज के लिए अकाउंटेबल है पापा, कि उन्होंने हमें पैसे देने हैं। ठीक है, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ले रखी है। तो अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, जैसे कि अगर आप ने अपना डोमिसाइल बनवाना है तो कौन सी अथॉरिटी अकाउंटेबल होगी, अगर उसमें कुछ गलती हो गई तो आप किसका नाम लेके आप शिकायत कर सकते हैं, उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, वो है एक अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ोगे कि करेक्टरिस्टिक दी हुई है अकाउंटेबिलिटी की। तो पहली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, अकाउंटेबिलिटी एग्जिस्ट इन द रिलेशनशिप व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शंस एन इंडिविजुअल और अ बॉडी इज सब्जेक्ट टू अनदर ओवरसाइट, कि जहाँ पे एक अगर कोई इंडिविजुअल और एक बॉडी कोई फंक्शन कर रही है तो उसके ऊपर नजर रखी जाएगी, एक ओवरसाइट रखी जाएगी। ठीक है, ताकि वो बॉडी अपने फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, वो अपनी कल को मुकर ना जाए कि मैंने ये काम नहीं किया है। ठीक है, वो है अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लीगल, सोशल, पॉलिटिकल। ओके है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है, अकाउंटेबिलिटी कैन बी फाउंड ओनली इन द इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेसेस ऑफ डेवलप्ड कंट्री। क्या ये ट्रू है? पहली बात तो आप देखो, जब भी कोई एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ जाती है कि ओनली लग गया, ठीक है, सिर्फ इसी की ही बात हो, ठीक है, इस तरह की स्टेटमेंट लगभग गलत ही होती हैं। तो क्या डेवलप्ड कंट्री में ही अकाउंटेबिलिटी है? ये गलत है। उसके बाद है, द इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कैन नॉट बी इवेलुएटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि क्या जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनकी इफेक्टिवनेस हम अकाउंटेबिलिटी से
इवेलुएट नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। आप इवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है, तभी तो कॉन्सेप्ट लाया गया अकाउंटेबिलिटी का। तो जो लास्ट की दो स्टेटमेंट है वो गलत है और पहली दो हैं वो सही है, ठीक है। उसके बाद है ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1887 में पब्लिश हुआ, किसका है? वुड्रो विल्सन का है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं मतलब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, सबका सही होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये कॉन्फ्लिक्ट के बारे में स्टेटमेंट है, ठीक है, कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन या कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट है। तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इज इनएविटेबल, कि जो कॉन्फ्लिक्ट होना है, एक संघर्ष होना या एक लड़ाई बहसबाजी होना, वो किसी भी सोसाइटी या पॉलिटिक्स में इनएविटेबल है, मतलब आप उसको मिटा नहीं सकते, वो होगा ही, ठीक है। तो ये ट्रू है, हर एक सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होता है, हर एक पॉलिटिक्स में कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद है द यूसेज ऑफ वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय प्रोटेस्ट अगेंस्ट सच वायलेंस, कि जो वायलेंस का यूज होता है कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, तो वो आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं आप उसके अगेंस्ट अगर प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये भी ट्रू है कि आप नहीं एलिमिनेट कर सकते, कितनी भी कोशिश कर लो वायलेंस हो ही जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नॉन वायलेंट एक्शंस कैन बी कैटेगराइज्ड इन थ्री मेथड्स, प्रोटेस्ट और परसुएशन, नॉन कॉपरेशन, नॉन वायलेंट इंटरवेंशन, ठीक है, ये भी सही है। बट जो लास्ट वाली स्टेटमेंट देखोगे, द यूज ऑफ नॉन वायलेंट मेथड इज अ गारंटी ऑफ सक्सेस, क्या ये ट्रू है? अगर आप नॉन वायलेंट मेथड का यूज करेंगे तो वो एक सक्सेस की गारंटी है। तो ये भी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट में ही आ जाएगी और आप एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर करेक्ट अबाउट द डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे डेलिब्रेशन से कोई भी चीज का समाधान निकाला जाए। डेलिब्रेशंस क्या होते हैं? बातचीत करके, एक दूसरे से तर्क वितर्क करके, इस तरह से एक डेलिब्रेशन हो, ठीक है, एक हेल्दी डिबेट हो, वो एक डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में आती है, ठीक है। तो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के बारे में हमें करेक्ट बताने हैं, तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट है, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी डिस्क्राइब अ नॉर्मेटिव आइडियल इन विच फ्री एंड इक्वल सिटीजन पब्लिकली एक्सचेंज रीजंस विद वन अनदर, ठीक है। तो ये ट्रू है कि ये एक नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट है, जो क्या कहता है, एक आइडियल के बारे में बताता है जहाँ पे फ्री और सभी सिटीजन्स इक्वल हैं, जो अपने आइडियाज को, रीजंस को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, दे डू विद अ व्यू टू रीचिंग अ consensus अबाउट सम इशू पॉलिसीज अबाउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द सिस्टम एज अ होल। ये भी ट्रू है कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं, कि कहीं वो एक निष्कर्ष पे पहुंच पाए, वो एक कॉन्सेंसस बना पाए जिस भी बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, द सेंट्रल क्लेम इज दैट पॉलिटिकल डिसीजन और द सिस्टम इज लेजिटमेट इवन इफ इट कैन नॉट कमांड फ्री एंड रीजन एग्रीमेंट अमंग इक्वल्स, कि एक सेंट्रल क्लेम होना डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का, वो क्या है कि डिसीजन और सिस्टम इज लेजिटमेट, कि जो डिसीजन है और जो सिस्टम है वो लेजिटमेट होगा, अ, और होगा किस कंडीशन में? अगर कमांड जो है वो फ्री ना हो, ठीक है, वो एक रीजन्ड आर्ग्यूमेंट ना हो। इस दोबारा समझो एक बार, ये कहना चाहता है कि जो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी है उसका सेंट्रल थीम क्या है, कि डिसीजन हमेशा लेजिटमेट होगा, डिसीजन हमेशा सही होगा। कंडीशन क्या है कि अगर कमांड फ्री नहीं हुई, रीजन हमारा फ्री नहीं हुआ, फिर भी डिसीजन सही होगा। तो क्या आपको ये सही लग रही है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अगर हमारा रीजन फ्री नहीं है, अगर हमारी कमांड, हमारे ऊपर कोई कमांड कर रहा है, हमें कोई फ्री नहीं छोड़ रहा है, हमें कोई बोलने की स्वतंत्रता नहीं दे रहा है, तो क्या हमारा डिसीजन सही होगा? हमेशा लेजिटमेट होगा, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, क्लियरली दिस इज अ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे हम प्रूव कर ही चुके हैं कि ये सिर्फ एक नॉर्मेटिव आइडियल है, ये एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हम वैसे हटा देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है, underlying the deliberative ideal is a powerful moral institution about the nature of truly
डेमोक्रेटिक एसोसिएशन। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट है, द प्रोसेस इन विच डिक्टोरियल रूलिंग इलाइट इंट्रोड्यूसेस लिबरलाइजिंग रिफॉर्म्स दैट अल्टीमेटली लीड्स टू द डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन इज नोन एज। तो ये टॉप डाउन डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन होता है, ठीक है। देखो, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन दो तरह से होता है, एक होता है बॉटम अप ट्रांजिशन और एक होता है टॉप डाउन ट्रांजिशन, ठीक है। बॉटम अप में क्या होगा कि जहाँ पे लोग आंदोलन करेंगे, पीपल रिवोल्ट करेंगे, पीपल रिवोल्यूशन करेंगे, ठीक है। और रिवोल्यूशन से क्या करेंगे, जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स है उनको हटा देंगे अपनी पोजीशन से और एक डेमोक्रेटिक सेटअप आ जाएगा, ठीक है। तो वो है बॉटम अप डेमोक्रेसी की, मतलब बॉटम अप ट्रांजिशन हो रहा है, लोगों ने उस ट्रांजिशन की शुरुआत की है, ठीक है। तो वो है बॉटम अप। उसके बाद टॉप डाउन क्या होता है कि टॉप अथॉरिटी ऐसे रिफॉर्म्स लेके आए, ऐसे लिबरलाइजिंग प्रिंसिपल्स लेके आए हैं जिससे कि डेमोक्रेटिक सेटअप बने, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन आए, ठीक है। तो वो है टॉप से डाउन डेमोक्रेसी, ठीक है। आप तो यहाँ पे जो पूछा है कि डिक्टोरियल जो रूल है अगर वो रिफॉर्म्स लेके आए तो वो कौन सी डेमोक्रेसी है, ये है टॉप डाउन डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन, ठीक है। वेव्स के बारे में थोड़ी देर में समझते हैं, इसके एक और क्वेश्चन आएगा वेव्स के ऊपर, ठीक है। तो हम वहां समझ लेंगे वेव्स के बारे में, या फिर यहीं समझ लो, शायद वहां जगह ना हो। देखो, जो वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी है वो क्या है, तो डेमोक्रेसी की तीन वेव्स कैटेगराइज की गई हैं, और किसने की थी, हंटिंगटन ने की थी, सैम्यूल पी हंटिंगटन ने अपनी बुक में, जो वो लिखते हैं इन 1991 में लिखते हैं, और बुक का नाम क्या था, द थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द 20th सेंचुरी, ठीक है। ये बहुत फेमस बुक है उनकी। तो उन्होंने उसमें तीन वेव्स का जिक्र किया है। पहली जो वेव उन्होंने बताई थी कि वो है 1828 से लेके 1926 तक। उस टाइम क्या हुआ था कि जो कंट्रीज, यूरोप की कंट्रीज, उनमें डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स हुई थी, सफरेज मूवमेंट हुई थी, जो राइट्स के बारे में, वोटिंग राइट्स के बारे में मूवमेंट्स हुई थी, ठीक है। तो वो फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन थी। उस टाइम कुछ कंट्रीज डेमोक्रेटिक बनी थी, ठीक है। अब क्या हुआ था, जैसे कि कोई भी वेव आती है तो उसके रिवर्स में भी एक वेव आती है, ठीक है। डेमोक्रेटिक कोई भी वेव आई तो उसके रिवर्स में भी वेव आई, ठीक है। तो उसको क्या कहा गया, फर्स्ट रिवर्सल वेव या फिर फर्स्ट रिवर्स वेव, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जो डेमोक्रेटिक बनी थी, फिर क्या हुआ कि वो उनकी डेमोक्रेसी हट गई, वहां पे कोई अथॉरिटेरियन लीडर आ गया, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेसी में सफरेज मूवमेंट हुई, आप इटली में देखोगे, जर्मनी में देखोगे, वहां एक डेमोक्रेटिक सेटअप आ गया। बट फिर क्या हुआ, इटली में मुसोलिनी आए जो कि एक अथॉरिटेरियन रूलर थे, उसके बाद हिटलर आए जो कि एक अथॉरिटेरियन रूलर थे, ठीक है। तो वो जो रिवर्स वेव के अंदर जो लीडर आए थे वो थे मुसोलिनी, हिटलर, जिससे कि एक रिवर्स वेव बनती है डेमोक्रेसी की, ठीक है। उसके बाद सेकंड वेव ऑफ डेमोक्रेसी आई। सेकंड वेव कब आई, आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू आई, जहाँ पे फिर जो हिटलर था उसको हराया गया, ठीक है, जर्मनी को टुकड़ों में बांटा गया, एक डेमोक्रेटिक सेटअप वहां पे इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। और भी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई। तो ये सेकंड वेव ऑफ डेमोक्रेसी कही जाती है। उसके रिवर्स में जो वेव आई वो 1962 से 1970s तक आई थी, जहाँ पे बहुत सारी कंट्री थी जहाँ पे अथॉरिटेरियन रूल आ गया था, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी है वो 1970 से मानी जाती है, और आज तक प्रेजेंट थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी मानी जाती है, ठीक है। समझ आया होगा, मैं बहुत ज़्यादा बोला है मैंने, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, जो समझ नहीं आता है दोबारा जाके पीछे सुन लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ इलेक्टोरल टर्मिनोलॉजीज दी हुई हैं, उनके मीनिंग्स क्या क्या हैं। तो यूनिवर्सल सफरेज क्या होता है कि बिना किसी से भेदभाव के सबको बराबर अधिकार हो, ठीक है, वोट करने का। तो ये हमारा थर्ड पे दिया हुआ है। उसके बाद मेजोरिटेरियन सिस्टम क्या होता है कि जहाँ पे भी एक पार्टी ने अगर मेजोरिटी में वोट ले लिए हैं, सबसे ज्यादा वोट ले लिए हैं, तो वो मेजोरिटेरियन सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। वो जो भी मेजोरिटी में आई उसी का ही रूल हो जाएगा। उसके बाद सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट प्लूरलिटी सिस्टम, ये क्या है, ये एक इलेक्टोरल सिस्टम है जहाँ पे एक सिंगल वोट कास्ट किया जाता है,
एक सिंगल मेंबर ही डिस्ट्रिक्ट होगा, कि डिस्ट्रिक्ट में एक सिंगल मेंबर ही चुना जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है अल्टरनेटिव वोट, यहाँ पे क्या है कि आप किसी को वोट दे रहे हैं बट आप प्रीफरेंस में दूसरे इंसान को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वोटिंग जो हमारा रोल होगा, क्या बोलते हैं इसको, मतलब ईवीएम मशीन लगा लो जहाँ पे बहुत सारे नाम हैं, तो यहाँ पे प्रीफरेंशियल वोटिंग की जाती है कि पहली चॉइस पे हम इसको रखेंगे, दूसरी पे इसको रखेंगे। मतलब हम एक अल्टरनेटिव वोट भी कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा रॉबर्ट नोजिक का इंटाइटलमेंट थ्योरी के बारे में पूछा गया है, इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो जो रॉबर्ट नोजिक की थ्योरी ऑफ इंटाइटलमेंट है उसके 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। आपने पढ़ी है कि नहीं मुझे नहीं पता है। देखो रॉबर्ट नोजिक क्या कहते हैं कि इंटाइटलमेंट थ्योरी क्या है कि जो भी जो भी रिसोर्सेज हैं उनका किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो एक जस्टिफाइड वे में हो, ठीक है। ये रॉबर्ट नोजिक का इंटाइटलमेंट का मतलब ही क्या होता है कि आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है वो आपकी इंटाइटलमेंट है, वो आपके पास आपकी धरोहर है, ठीक है। उसको प्रोटेक्ट करना स्टेट का काम है। तो जो थ्योरी ऑफ एंटाइटलमेंट है उसके 3 प्रिंसिपल हैं। पहला है कि जो भी एक्वेशन हुआ है प्रॉपर्टी का, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी किसी के अंडर है, किसी ने एक्वायर की है, वो एक जस्टिफाइड तरीके से होनी चाहिए। ये उनका पहला प्रिंसिपल है। दूसरा उनका क्या है कि अब आपने एक्वेशन कर लिया है, अगर आपने किसी को ट्रांसफर करनी है तो वो भी एक जस्टिफाइड मीन से होनी चाहिए। और थर्ड क्या है कि जो भी ट्रांसफर हुआ है, एक्वेशन हुआ है, वो उसका रेक्टिफिकेशन होगा। अगर वो जस्टिफाइड है तो आप बिल्कुल उसके हकदार हैं, आप उसके अ, अब आपकी वो प्रॉपर्टी हो गई है। अगर आप वो अनजस्टिफाइड तरीके से एक्वायर करते हैं या फिर अनजस्टिफाइड तरीके से ट्रांसफर करते हैं तो वो आपसे छीन ली जाएगी, ठीक है। वो स्टेट आपसे छीन लेगा और वो आप इनजस्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उनकी थ्योरी थी। तो यहाँ पे जो रॉबर्ट नोजिक बात करते हैं वो सिर्फ इनिशियल इंटाइटलमेंट की बात करते हैं कि इनिशियली आप किसी चीज को कैसे ऑन करेंगे, कैसे एक्वायर करेंगे, ठीक है। फाइनल एक्वेशन कैसा हुआ, आज के टाइम किसके पास कितना है, फाइनली किसी को कितना मिला है, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया है, ठीक है। तो सबसे पहली जो है उनका प्रिंसिपल क्या है कि ट्रांसफर जो हुआ है वो जस्टली हुआ है और फ्रीली ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। उसके बाद इनिशियल एक्वेशन जो हुआ है वो जस्ट तरीके से हुआ है और अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल हुआ है, ठीक है। और लास्ट जो उन्होंने बोला है रेक्टिफिकेशन करना है हमें, अगर इनजस्टिस हुआ है तो स्टेट उसको पनिश करेगा, स्टेट इंटरफेयर करेगा, ठीक है। बट उन्होंने फाइनल एक्वेशन की बात नहीं की है कि फाइनली जो सबको मिला है वो सबके पास बराबर हो, या इस तरह की बात उन्होंने नहीं की है, ठीक है। तो ये थर्ड वाला गलत है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर अलग से वीडियो बन जाए, मेरा बहुत दिल करता है कि मैं हाँ वीडियो बनाऊं आपके लिए, आपको समझा पाऊं, ठीक है। अ, यहाँ पे कुछ थिंकर दिए हुए हैं, बुक्स दी हुई हैं, ठीक है। देखो एंटोनियो ग्रामेसी की प्रिजन नोटबुक्स हैं। उसके बाद आपको माइकल ऑक्सफोर्ड की भी पता होगी, ऑन ह्यूमन कंडक्ट, दो पता है तो आप कर ही पाएंगे, ठीक है। मैक्स वेबर की द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये चीजें देख लिया करो, आगे काम आ जाती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अम, ahimsa was complementary to the Gandhi's model of conflict resolution that was certainly the most original and creative model of social change and political action, ठीक है। ये क्या कहता है कि जो अहिंसा का कॉन्सेप्ट है वो कॉम्प्लीमेंट्री है किसके, जो गांधी का मॉडल था कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का, ठीक है। तो उनका कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का क्या था कि हमें सत्याग्रह के रास्ते पे चलना है, हमें अहिंसा के रास्ते पे चलना है, तो ये उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। और ये एक ओरिजिनल और एक क्रिएटिव मॉडल है, ठीक है ये बात। उसके बाद जो नेक्स्ट है, दिस वाज अ थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स दैट ग्रेजुअली बिकम द डोमिनेंट आइडियोलॉजी ऑफ नेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट इन विच गांधी रेन सुप्रीम, कि ये एक आइडियोलॉजी है जो पॉलिटिक्स में यूज की गई, और किस टाइम, जब हमारा नेशनल मूवमेंट चल रहा था तो गांधी उसमें एक सुप्रीम रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब देखो यूजीसी का एक मतलब पता नहीं क्या है सिस्टम है एनटीए का, यहाँ पे एक रीजन नहीं बन रहा है। ऑब्वियस सी बात है, आप दो स्टेटमेंट पढ़ोगे, कितना भी बिकॉज लगा लो या कुछ भी कर लो, आप रीजन नहीं बना पाओगे, ठीक है। बट फिर भी इन्होंने दे रखा है कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आप इसको चैलेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि वो इसको
मतलब विड्रॉ भी नहीं करेंगे या ड्रॉप अप नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इन चीज़ों को सुधारना चाहिए, बट क्या कह सकते हैं, ठीक है, वैसे दोनों स्टेटमेंट वैसे ठीक हैं बट रीज़न नहीं दे रही है मेरे अकॉर्डिंग। उसके बाद है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट एज अ, इसमें अब आप क्या करोगे, ईवी रामास्वामी नहीं कर, इससे आसान क्या ही होगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर जो कमेटीज बनी है या पंचायती राज पे जो कमेटी बनी है, सेंटर स्टेट रिलेशंस पे जो कमेटी बनी है, इन चीज़ों को रट लो, ठीक है। हर साल किसी ना मतलब तीनों में से, या फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन पे भी, मतलब ये जो कमेटीज हैं इन पे एक क्वेश्चन आ ही जाएगा, किसी ना किसी से उठा के दे ही देता है, ठीक है। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म वाली तो जरूर ही देता है लगभग, ठीक है। तो इनको याद कर लो, इनकी क्रोनोलॉजी भी याद कर लो, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। गोरवाला कमेटी 1951 की है, एआरसी 1966, वोरा 1993 एंड संथानम कमेटी 1962 की है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 हैज स्टिपुलेटेड फॉलोइंग मेजर प्रोविजंस रिगार्डिंग पंचायत, ठीक है। तो अब आप इसमें सारे पढ़ोगे, अच्छे लगेंगे आपको, सही हैं। ये वाला पढ़ के देखो, द legislature of a state cannot endow the panchayat with any more powers and authority for their function as a institution of self government। तो ये तो गलत बात है, क्लियरली लिखा हुआ है कि लेजिस्लेचर असाइन कर सकती है पंचायत को, ठीक है। तो ये गलत लिखा हुआ है, ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, और सारी सही है हमारी। उसके बाद जो नेक्स्ट है, फाइंड आउट द एग्रीमेंट, इनकी हमें क्रोनोलॉजी बतानी है, जो भी इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ में साइन किए हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ जो एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं उसकी हमें क्रोनोलॉजी बतानी है, ठीक है। तो असम अकॉर्ड कब साइन हुआ था, अगस्त 1985 में, आनंदपुर साहिब 1973, राजीव गांधी एंड लोंगेवाला अकॉर्ड जो कि पंजाब से रिलेटेड है 1985, एंड शिलोंग एग्रीमेंट 1975, मिर्जापुर सॉरी मीजो पीस अकॉर्ड इन 1986। तो इसकी क्रोनोलॉजी ये बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद है, द थियरी दैट आर्ग्यू कंट्रीज आर मोर likely both to become democratic and to stay democratic as they developed economically is a इज नोन एज। तो देखो जो ये स्टेटमेंट कही है, आपके मन में आया होगा डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी है, ठीक है, वो भी आप कह सकते हो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी है, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ, यहाँ पे डिपेंडेंसी, वर्ल्ड सिस्टम एंड थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट। तो क्या ये डिपेंडेंसी है, यहाँ एलिमिनेशन टेक्निक यूज करना, क्या वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, क्या ये थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट, ऐसी नहीं है ना। इनमें से कोई भी थ्योरी ये नहीं है। तो आप इसको जो बच गया क्लासिकल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, वो ही आपका ट्रू आंसर है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ फिलोसफिकल अनार्किज्म। तो फिलोसफिकल अनार्किज्म क्या कहता है कि कोई भी स्टेट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो हमें जज करे, हमें मतलब हमारे ऊपर रूल करे, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए, ठीक है। तो ये किसी भी स्टेट की अथॉरिटी नहीं है, ये फिलोसफिकल अनार्किज्म का आर्ग्यूमेंट है, जो कि गांधी जी भी सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि देर इज नो स्टेट इन फैक्ट हैज अथॉरिटी, कि किसी स्टेट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो हमें रूल करे या हमारे ऊपर डंडा चलाए या हमें पनिश करे, हमारे को रेगुलेट करे, ठीक है। तो ये फिलोसफिकल अनार्किज्म है। उसके बाद है, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह कब चाइना गए थे, तो ये 2008 में गए थे। उसके बाद जो नेक्स्ट है, ये हमें मैच करना है, तो इसमें कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये रजनी कोठारी की कितनी फेमस बुक है। उसके बाद द सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ये अतुल कोहली की फेमस बुक है। ये अगर आपको दो पता है तो हो ही जाएगी, है ना, अगर एक भी पता था तो भी हो पाती, ठीक है, फर्स्ट वाला पता होता तो, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल प्रोसेस इन 1947 टू 1991, ये है सीपी भम भामबरी की। उसके बाद द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू द पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये नीरजा जयाल एंड प्रताप बी मेहता की है, ठीक है। उसके बाद है, हु इंट्रोड्यूसेस
who introduced to organization the concept of 40-hour work, time and motion study, piece rate, compensation system as well as fair day. अब इतनी चीजें बता दी हैं किसी एक इंसान की स्टडी के बारे में, तो आप कर सकते हैं, ये फ्रेडरिक टेलर हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, फाइंड आउट which of the following is not according to Bhikhu Parekh, a question usually ignored by uh, Indian political thought. इसका आंसर पॉलिटिकल इकोनॉमी दिया हुआ है, ठीक है। मैंने मतलब भिखू पारेख को इतना स्टडी नहीं किया है, इसलिए मैं इसका श्योर आंसर नहीं दे सकती। आपको कमेंट में किसी को भी नॉलेज हो, आप बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं इतनी मतलब स्टडी नहीं कर पाई, बहुत कम टाइम था, ठीक है। इनकी बुक क्या थी, बुक का नाम मुझे पता है, द पॉवर्टी ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स या फिर इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ऐसा कुछ था, द पॉवर्टी ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थियरी, ये इनकी बुक का नाम है, ठीक है। तो इनकी मैंने अभी इतनी स्टडी नहीं की है, आप देख लेना इसको। उसके बाद है फाइंड आउट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन द पार्टी सिस्टम। ये देखो किस तरह का क्वेश्चन दे दिया। अब हम इतनी डेफिनेशन याद में रखें और 4 डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए किसकी सही है किसकी गलत है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सीधा ही कर लो, मुझे भी याद नहीं थी किसकी क्या डेफिनेशन है, ठीक है। तो ए एंड सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द एरिना ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थियरीज। जो एडमिनिस्ट्रेटिव थियरीज हैं, अलग अलग थिंकर जो उससे एसोसिएटेड हैं, तो किसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, कौन किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी मैक्स वेबर है, बिल्कुल ट्रू है। फ्रेडरिक टेलर इज कंसिडर्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी, ट्रू है, ठीक है। उसके बाद हेनरी फेयल इज कंसिडर्ड फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थियरी, गलत है। कौन है ह्यूमन रिलेशन थियरी के फादर, एल्टन में। उसके बाद है हार्थन एक्सपेरिमेंट इज एसोसिएटेड विद ब्यूरोक्रेटिक थियरी, ये भी गलत है, ये ह्यूमन रिलेशन थियरी से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ए एंड बी हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, फाइंड आउट द करेक्ट वन विद रिगार्ड टू द कंस्ट्रक्टिविस्ट आर्ग्यूमेंट ऑन डेमोक्रेसी। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग, उसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट आर्ग्यूमेंट क्या है कि हर एक चीज हमारी कंस्ट्रक्ट की हुई है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ऑब्जेक्टिव है या फिर जो इनहेरिटेंट है, सब कुछ हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द कल्चर, ये सब चीजें हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये है कंस्ट्रक्टिविस्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो इसमें पहला क्या दिया हुआ है, ए कंस्ट्रक्टिविस्ट आर्ग्यूमेंट ट्रीट कल्चर एज समथिंग दैट इज ऑब्जेक्टिव एंड इनहेरिटेंट। क्या कंस्ट्रक्टिविस्ट किसी चीज को ऑब्जेक्टिवली ट्रीट करेंगे, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऑब्जेक्टिवली ट्रीट करना क्या होता है कि कुछ चीजों को फिक्स कंसिडर करना, ठीक है। तो क्या कल्चर एक फिक्स चीज है, ये तो एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है, टाइम के साथ चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये गलत है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, कंस्ट्रक्टिविस्ट आर्ग्यूमेंट स्टेट्स दैट द कल्चर एग्जिस्ट प्रियर टू एंड रिमेन्स अनचेंज्ड बाय द पॉलिटिकल इंटरेक्शन। क्या एक जर्नल साइंस की भी बात है, क्या कल्चर अनचेंज रहेगा पॉलिटिकल इंटरेक्शन से, या टाइम के साथ क्या कल्चर सेम रह सकता है, गलत है ना ये बात। उसके बाद जो नेक्स्ट है, कंस्ट्रक्टिविस्ट आर्ग्यूमेंट ट्रीट कल्चर एज समथिंग दैट इज कंस्ट्रक्टेड और इन्वेंटेड रेदर देन इनहेरिटेड, ये बिल्कुल ट्रू है। एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट आर्ग्यूमेंट क्लेम्स दैट द कल्चर हैज अ कैजुअल इफेक्ट, ये भी ट्रू है, ठीक है। तो सी और डी हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, जो 108th अमेंडमेंट बिल था 2008 में जो लाया गया, जो कि वुमेन रिजर्वेशन के ऊपर था, ठीक है, जो यूपीए गवर्नमेंट लेके आई थी, तो उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, रिजर्वेशन ऑफ सीट रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट शैल बी फॉर द वुमेन shall cease to exist 15 year after the commencement of bill। तो ये सही बात है, उन्होंने बिल के अंदर प्रोविजन रखा था कि 15 साल बाद ये मतलब 15 साल के लिए हम प्रोविजन बना रहे हैं, उसके बाद ये हटा दिया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इट सीक्स टू रिजर्व 1/3 ऑफ द सीट्स इन लोकसभा ओनली। तो ये गलत बात है, सिर्फ लोकसभा की बात नहीं की गई थी, स्टेट असेंबलीज की भी बात की गई थी, ठीक है। उसके बाद है 1/3 ऑफ द total number of seats reserved for the scheduled caste shall be reserved for women of this group in legislative assemblies only। ये सिर्फ legislative assemblies की बात नहीं की गई थी, ठीक है। यहाँ पे लोकसभा की भी बात की गई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट है,
रिजर्व सीट में बी अलॉटेड टू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द स्टेट और यूटीज, तो ये रोटेशन पे होगी, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। ए एंड डी हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद है नेम द कंट्री दैट डज नॉट फॉल विद द एशियन टाइगर इकोनॉमीज, तो एशियन टाइगर जो इकोनॉमीज है उसके अंदर 4 इकोनॉमी कंसिडर की जाती हैं, साउथ कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान, ठीक है। चौथी जो है वो है ताइवान। बर्मा नहीं आएगा इसका आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट है, मतलब बर्मा इसका आंसर आएगा, नोट पूछा हुआ था, ट्रू है कि बर्मा आएगा इसका आंसर, ठीक है। जो चौथी जो इकोनॉमी है वो है ताइवान, मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट है, जो बुक है एडमिनिस्ट्रेशन इन द डेवलपिंग कंट्रीज द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी, रिग्स मेंशन द फॉलोइंग पॉइंट, तो रिग्स की जो थ्योरी है प्रिज्मेटिक मॉडल के बारे में, आप ये मान के चलो प्रिज्मेटिक मॉडल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और हर साल पूछा जाता है, प्रिज्मेटिक मॉडल पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। आप इसमें सब स्टेटमेंट पढ़ लोगे, सही लगेगी। सी स्टेटमेंट पे आओ, आप एलिमिनेट कर पाओगे। इंडस्ट्रिया विल मूव टुवर्ड्स एग्रिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन, क्या ट्रांजिशन के थ्रू इंडस्ट्रियल सोसाइटी एग्रिया की तरफ आएगी? नहीं ना, वो तो मॉडर्न की तरफ जाएगी ना, इंडस्ट्रियलाइज डेवलप्ड की तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, फॉलोइंग थिंकर्स को हमने क्रोनोलॉजिकली लगाना है, तो यहाँ पे आप कैसे कर पाओगे? यहाँ पे आप किस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने? तो सबसे पहले मैक्स वेबर आए थे, ये उनका अगर डेट ऑफ बर्थ देखोगे आप तो उसके थ्रू आप अरेंज कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैक्स वेबर आए थे, देन उसके बाद FW विल्बाय, देन उसके बाद एल्टन में आए थे, एंड लास्ट में हमारे डेविड ईस्टन आए थे, ठीक है। डेविड ईस्टन की डेथ जो होती है वो 2014 के अंदर होती है, ये सबसे लास्ट में गए थे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which country with which country India signed the declaration to promote the building of a harmonious world of durable peace and common prosperity through, देखो यहाँ पे थ्रू की स्पेलिंग भी इस तरह की बहुत सारी गलती की हुई है जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। थ्रू डेवलपिंग द स्ट्रेटजिक एंड कोऑपरेटिव पार्टनरशिप फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी, तो ये हमने साइन किया है चाइना के साथ। जब मनमोहन सिंह 2008 में गए थे तो एक एग्रीमेंट साइन हुआ था फॉर द कहाँ पहुंच गए हम, ओके। एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि जो 21st सेंचुरी है उसमें हमारा शेयर्ड विजन क्या होगा, नाम था उस एग्रीमेंट का, और शेयर्ड विजन ऑफ 21st सेंचुरी, ठीक है, जो हमने चाइना के साथ साइन किया था 2008 में। तो ये उस एग्रीमेंट की भाषा थी, स्टार्टिंग की ही लाइन थी जो इन्होंने उठा के दे रखी है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पे WTO के जो ऑफिशियल्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं, जो डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं उनके नाम दिए हुए हैं, आपने क्रोनोलॉजिकली उनको अरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो एक गलती की हुई है इन्होंने, यहाँ पे पास्कल लैम्स लिखा हुआ है, इनका नाम था पास्कल लैमी, ठीक है। इस बेस पे अगर चैलेंज हो सकता है तो कर सकते हैं आप, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। अदरवाइज जो क्रोनोलॉजी है वो ठीक दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख भी दी है 1999 टू 2002, देन सी आ जाएगा हमारा, फिर उसके बाद ये आ जाएगा, एंड देन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, फाइंड आउट द बुक्स रिटन बाय द महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने कौन कौन सी बुक लिखी है? तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम लिखी है उन्होंने, इसका पूरा नाम था कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, इट्स मीनिंग एंड प्लेस, ठीक है। और हिंद स्वराज लिखी है, वाई सोशलिज्म, ये इनकी बुक नहीं है, ये JP नारायण की बुक है। मॉडर्न इंडिया किसकी है? सुमित सरकार की बुक है। इंडिया स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस, ये किसकी बुक है? विपिन चंद्रा की बुक है, ठीक है। तो ये B एंड E इनका करेक्ट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट है, हु सेड दैट द स्टेट्समैन थिंक एंड एक्ट इन द टर्म ऑफ इंटरेस्ट डिफाइंड एज पावर, तो इसका आंसर है मॉर्गेंथो, कि स्टेटमैन कैसे सोचता है, वो सिर्फ पावर की टर्म्स में सोचता है, उसका इंटरेस्ट जो है वो कौन डिफाइन करेगा? पावर डिफाइन करेगी, ठीक है। तो मॉर्गेंथो एक रियलिस्ट थिंकर है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं मॉर्गेंथो। नेक्स्ट है, व्हाट इज द करेक्ट अबाउट क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर के बारे में क्या क्या एलिजिबिलिटी है उसके बारे में। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। ही हैज कंप्लीटेड एज 25, गलत है, 35 आना चाहिए। उसके बाद है
अपॉइंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर थोड़ा ना करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। ही होल्ड्स ऑफिस फॉर द, ये भी गलत है। उसके बाद है ही रिजाइन्स फ्रॉम द ऑफिस, ये किसको लिख के देगा? प्राइम मिनिस्टर, गलत है। ठीक है, तो ओनली ए स्टेटमेंट हमारी सही है, यहाँ पे वो प्रेसिडेंट को लिख के देंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग केम आउट विद एन इनोवेटिव आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट कितनी बार पूछा जाता है? मैरी पाकर फोलेट। लास्ट ईयर के क्वेश्चन किया, आप आसानी से कर पाते। ठीक है, देखो भीखू पारेख पे एक क्वेश्चन और आ गया है। यूजीसी का ये पैटर्न ही है कि एक मतलब हर एक क्वेश्चन यहाँ ट्विंस बना बना के दिए हुए होते हैं। ठीक है, एक आप एक पढ़ोगे, दूसरा वैसा ही पढ़ोगे। ठीक है, उसी थिंकर पे पढ़ोगे। तो भीखू पारेख पे एक क्वेश्चन और आ गया है। मैं भीखू पारेख पे एक अलग वीडियो ही डाल दूंगी मैंने, क्योंकि इनके बारे में पढ़ा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर जो दिया हुआ था ए, बी एंड डी दिया हुआ था। ठीक है, अगर आपको नॉलेज है आप कमेंट में जरूर शेयर करें। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, विच इवेंट लेड, जो जॉर्ज बुश थे उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए कौन सी ऐसी इवेंट थी जो उनको मजबूर कर देती है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी को ट्रांसफॉर्म करें वो? ठीक है, एक इंटरवेंशनिज्म की पॉलिसी लेके आए। ठीक है, तो ये कौन सी थी? जो एक टेररिस्ट अटैक हुआ था 11 सितंबर को। ठीक है, जो हम बोलते हैं 9/11। उसके बाद जो नेक्स्ट है, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दी हुई हैं कब इस्टेब्लिश हुई थी। तो एससीओ 2001 में, ब्रिक्स जो हुई थी 2006, आसियान 1967 एंड ईईसी 1957। ठीक है, ये देख लेना। यहाँ पे थ्योरीज दी हुई हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी। पढ़ोगे बहुत आसान है। ठीक है, आप आसानी से कर पाओगे ये क्वेश्चन। पढ़ लेना ये पूरा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बड़ा है, मैं नहीं पढ़ रही हूँ। उसके बाद द प्रेजेंट ऑफ पॉलिटिकल रिजीम इन द सेंट्रल एशिया रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान। जो ताजिकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो किस तरह की है, किस तरह में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या सिस्टम है? देखो वहाँ पे 1994 में उनके जो पीएम, सॉरी उनके प्रेसिडेंट बने थे, वो अभी तक भी हैं। ठीक है, और वो किस तरह का रूल करते हैं? उनका नाम था इमोले रहमान। जो किस तरह का रूल है उनका, कि मतलब वहां पे है, कहने को मल्टीकल्चरलिज्म है, बट जो एक लीडर है वो कंटिन्यू कर रहे हैं इतने सालों से। ठीक है, ना वो रेजिग्नेशन दे रहे हैं, ना किसी को पावर में आने दे रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको ना मोनार्की कह सकते हो, ना मिलिट्री डिक्टेटरशिप कह सकते हो, एक ना ही डेमोक्रेसी कह सकते हो, क्योंकि सही मायनों में डेमोक्रेसी भी नहीं है। तो यहाँ पे बचता है सिविलियन डिक्टेटरशिप। ये किस तरह की डिक्टेटरशिप होती है? कि आप फ्रॉड का यूज कर रहे हैं, आप मतलब बहला फुसला के वोट ले रहे हैं। ठीक है, इस तरह की डिक्टेटरशिप आप मेंटेन कर रहे हैं, तो वो एक सिविलियन डिक्टेटरशिप की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, वहां पे इलेक्शन होते हैं तो उसके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं कि आपने मतलब इलेक्शन में धांधली की है, इस तरह के। बट कहीं पर भी वहां डेमोक्रेसी नहीं है। जो लीडर हैं वो आज तक भी, उनके प्रेसिडेंट जो हैं वो आज तक भी, उसके पास पूरी पावर है। ठीक है, तो ये एक सिविलियन डिक्टेटरशिप की कैटेगरी में आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, contracting and public-private partnership are now the part of the reality of public service and decision making in many countries. True है कि आप कॉन्ट्रैक्टिंग देखोगे आजकल, जो भी पब्लिक सर्विसेज हो रही हैं उनके अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट्स देखोगे, कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं पब्लिक जो प्राइवेट अथॉरिटीज हैं उनको, और जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है वो एक्सरसाइज की जाती है, जो पीपीपी मॉडल है। ठीक है, आप देखोगे ये सही बात है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देयर इज अ डाइवोर्स between the complex reality of decision making associated with the governance and normative codes used to explain and justify government. ठीक है, यहाँ पे देखो ये ठीक है, चलो रीजन नहीं दे रही है, ठीक कंसिडर कर लो आप, इसमें आप चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो वो सही बोल रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, arrange chronologically India's association with the following international ऑर्गेनाइजेशंस। तो इंडिया कब एसोसिएट होता है किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, ये हमें बताना है। ठीक है, और जितनी भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन दे रखे हैं, इंडिया लगभग हर एक का फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, तो यूएन में हम तभी पार्टिसिपेट कर लेते हैं, यूएन 1945 में बनता है, G77 1964, नाम 1961 एंड 1999। ठीक है, तो ये इसका क्रोनोलॉजिकली सही है। इसके बाद नेक्स्ट है, हु फाउंड 8 डिस्टिंक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म बैलेंस ऑफ पावर। तो अर्नेस्ट हास इनके
ये कॉन्सेप्ट देते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी हम कभी एक अलग वीडियो बना के समझ लेंगे, ठीक है। अभी मैं वीडियो डाला करूँगी, बहुत टाइम हो गया है, मैं मतलब इतना बिजी हो रही थी, बीच में पढ़ाने लग गई थी, बस बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। नाउ आई एम फ्री, थोड़ी फ्री हूँ मैं पहले से, ठीक है। तो मैं वीडियो डाला करूँगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट कैन बी एसोसिएटेड विद राइट विंग पॉलिटिकल फोर्सेज। जो राइट विंग पॉलिटिकल फोर्सेज है उसके साथ कौन से आर्ग्यूमेंट आप एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट विंग क्या कहता है, देखो, राइट विंग कौन सी गवर्नमेंट होती है जो लगभग नेशनलाइज्ड होंगी ज़्यादा, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक धर्म की बात करेंगी, ठीक है, इस तरह की, जो कि जिनका नेशनलिज्म किस तरह का होगा, धार्मिक तरीके का होगा, ठीक है, वो एक राइट विंग है। वो सेकुलरिज्म को कम प्रमोट करते हैं, इस तरह की राइट विंग पार्टीज हैं, जो कि नेशनल एजेंडा, नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखती हैं, ठीक है, वो है राइट विंग पॉलिटिकल फोर्सेस, ठीक है, या फिर राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, जो कि नेशनलिज्म या मतलब देश के प्रति, देश का इंटरेस्ट हमें सबसे ऊपर रखना है, ठीक है, इस तरह की हैं, जो राइट विंग पॉलिटिक्स को एक्सरसाइज करती हैं, या फिर राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी हैं, राइट विंग पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, ठीक है, समझ आया। लेफ्ट विंग कौन सी होती हैं, जो थोड़ी सेकुलर भी हैं, ठीक है, इस तरह की बात करेंगी, नेशन इंटरेस्ट इतना ध्यान में नहीं रखती हैं, इस तरह की पार्टी हैं, वो लेफ्ट विंग में आ जाएंगी, ठीक है। राइट विंग का एग्जांपल आप इंडिया में लेके चलोगे तो बीजेपी जो पार्टी है वो एक राइट विंग पार्टी है। कांग्रेस के आप कंसिडर करोगे तो कांग्रेस एक लेफ्ट विंग पार्टी है, ठीक है, एकदम लेफ्ट नहीं होती है या एकदम राइट कोई भी पार्टी नहीं होती है, ठीक है, थोड़ा टिल्टेड किस साइड में है वो हमें बताना होता है, ठीक है। ऐसे ही आप देखो, अमेरिका में बात करोगे, जो ट्रम्प की पार्टी थी वो राइट विंग पार्टी थी, जो बाइडन की पार्टी है वो लेफ्ट विंग है, ठीक है। तो ये डिफरेंस समझ आया आपको। उसके बाद राइट विंग पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं, जो राइट विंग होगी वो कैपिटलिज्म को प्रमोट करेगी, ठीक है, लेफ्ट विंग जो होगी वो सोशलिज्म की तरफ ओरिएंटेड होगी, ठीक है। ये कुछ डिफरेंसेस हैं, तो इसमें आप पढ़ोगे तो एक तो यार इस क्वेश्चन को ना एक बार हम बाद में ही कंसिडर करेंगे, फिलहाल अगर आपको समझ आता है तो समझना। राइट और लेफ्ट विंग जो फोर्सेस हैं उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू मनु विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फाउंडेशन ऑफ डिप्लोमेसी एंड स्टेट क्राफ्ट। तो इसका सही आंसर है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, हु रोट द बुक मैनेजमेंट टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीटर डरकर हैं। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट नहीं है। तो जो मार्केट और फेयर का जो टॉपिक है वो किस में है, स्टेट लिस्ट में दिया हुआ है, ठीक है, और जो टॉपिक है वो सारे कॉन्करेंट लिस्ट के दिए हुए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन से जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बाद में पीएम नहीं बनते हैं, या फिर कौन से हैं जो सारे बनते हैं और कौन सा जो ऑप्शन है वो नहीं बनते हैं, ठीक है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी बनते हैं वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट, वीवी गिरी भी, शंकर दयाल शर्मा भी, वेंकटरमन भी, बट बीडी जेट्टी कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बनते हैं, ठीक है। तो ए बी सी एंड ई हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, हु अमंग द हु हैज स्टेटेड दैट रिलीजन इज द रियल क्राइटेरिया ऑफ मनोज स्टेट पॉलिसी। तो ये देखो किस तरह का, मतलब हमें नाम भी नहीं सुन रखे, इस तरह के नाम लिख रखे हैं, सत्यमित्रा दुबे, ये इसका आंसर है, ठीक है। आपने कभी सुना भी नहीं होगा इनके बारे में, ना कभी पढ़ा होगा इनके बारे में, ठीक है। तो ये एक इस तरह का है, मतलब तुक्के मारो, लग गया तो ठीक है, नहीं तो रहने दो। उसके बाद है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द की एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो रेफरेंडम है, रिकॉल है, प्लेबिसाइड है, ठीक है, बट फिलिबस्टरिंग नहीं है, फिलिबस्टरिंग नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी काम को हम डिले करते रहें, ठीक है, किसी भी काम को हम होने से रोकते रहें, ठीक है। ये है एक एग्जाम्पल लेके चलो कि कोई भी नेता खड़ा हो जाए संसद के अंदर और वो एक भाषण दिए जा रहा है, बकवास बात किए जा रहा है, जस्ट किस लिए दे रहा है कि वो उस चीज को डिले कर पाए, ठीक है, जो भी कार्रवाई चल रही है, जो लॉ पास होना है उसको डिले कर पाए, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव एलिमेंट है जो कि नहीं हो सकता डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल, ठीक है, या फिर एलिमेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, ये आप चैलेंज करोगे बिल्कुल, ठीक है, ये
गलत क्वेश्चन दिया, मतलब गलत है इसका आंसर। यहाँ पे आंसर करेक्ट क्या दिया हुआ है कि ए सी एंड डी हमारा करेक्ट है, कि ये स्टेटमेंट एंड ये स्टेटमेंट सही है। बट जो स्टेटमेंट ये है ये भी तो सही है ना। जो आर्टिकल 41 है चार्टर का, वो क्या कहता है कि जो सैंक्शंस हैं वो आप बिना किसी आर्म्ड फोर्सेस के लगाओगे, ठीक है। जो भी आप स्टेप्स लोगे वो बिना किसी आर्म फोर्सेस के हेल्प के लोगे, ठीक है, ये ट्रू बात है। बट यहाँ पे इन्होंने एक्सक्लूड किया हुआ है कि ये करेक्ट नहीं है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल चैलेंजेबल है, चैलेंज कीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर ए बी सी डी पूरा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, सिटीजन चार्टर वाज फर्स्ट आर्टिकुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड इन यूके। यूके के अंदर कब इम्प्लीमेंट किया था? 1991। सत्यशोधक समाज कब बना था? 1873 में ज्योतिबाई फुले बनाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, हमने करेक्ट बतानी है। ऑन 1 अप्रैल 1950 इंडिया वाज फर्स्ट नॉन सोशलिस्ट ब्लॉक टू एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द चाइना, करेक्ट बात है। उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर नेहरू नेवर विजिटेड चाइना ड्यूरिंग हिज प्रीमियरशिप, ये गलत है। उसके बाद फेज ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन द बायलैटरल रिलेशन बिगेन्स 1988, बिल्कुल सही बात है, जब हमारे राजीव गांधी प्रेसिडेंट विजिट करते हैं, ठीक है, तो दोबारा हमारे रिलेशन स्टार्ट होते हैं। 1965 का जो वॉर हुआ था उस टाइम हमने अपने जो एम्बेसीज हैं वो सब कुछ हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म कर दिए थे, ठीक है। बट 1988 में जब राजीव गांधी विजिट करते हैं तो हम दोबारा रिलेशंस को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद राजीव गांधी विजिटेड चाइना इन, ये 1988 में विजिट करते हैं, 1993 में नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19 सॉरी ए एंड सी। उसके बाद है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड कबीर एज मुक्ति दूत। तो मुक्ति दूत कौन कहता है? रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर उनकी कविताओं को क्या कहते हैं कि वो हमेशा मॉडर्न रहेंगी, ठीक है। वो एक वर्ड देते हैं उसको, चीर, इस तरह का कोई वर्ड है, एक बार मुझे देखना पड़ेगा क्या था उनका वर्ड। मॉडर्न को क्या बोलते हैं? चीर, युवा, इस तरह का ही कोई वर्ड है, ठीक है उनका। उसका मतलब क्या था कि वो हमेशा मॉडर्न रहेंगी, वो कभी भी पुरानी नहीं होंगी, ठीक है। उनका कहने का मतलब ये था। तो उन्होंने कविताओं को कबीर को मुक्ति दूत भी बोला है, और उनकी कविताओं को हमेशा जो जवान रहेंगी, हमेशा मॉडर्न रहेंगी, इस तरह की बात उन्होंने की है, ठीक है। एक वर्ड जो है पार्टिकुलर मुझे याद नहीं आ रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आप एक बार देख लेना, ठीक है। लिबरलिज्म किससे रिलेटेड है? कम्युनिटेरियनिज्म किससे रिलेटेड है? डिफरेंस थ्योरी। तो लिबरलिज्म क्या कहता है कि हमें जो सभी सिटीजन है वो फ्री एंड इक्वल हैं, उनके पास रीजन है, ठीक है, ये सभी चीजें लिबरलिज्म कहता है। उसके बाद कम्युनलिज्म क्या कहेगा कि हमें सबको कम्युनिटेरियनिज्म क्या कहेगा? हमें सबको एक कम्युनिटी में रहना है, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि हमारा एक कॉमन कल्चर हो या हिस्ट्री कॉमन हो, ठीक है, बट हमें एक कम्युनिटी बना के रहना है, ठीक है। लिबरल नेशनलिज्म क्या कहता है कि हमारी शेयर्ड नेशनलिटी होगी, कॉमन हिस्ट्री होगी, लैंग्वेज कल्चर होगा, ठीक है। मल्टीकल्चरलिज्म या डिफरेंस थ्योरी कहती है कि सभी की शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होगी, कॉमन मीनिंग बेस्ड ऑन द शेयर्ड हिस्ट्री, ठीक है। ये सब इसके कॉन्सेप्ट है। उसके बाद है, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर इज नॉट एसोसिएटेड विद फेमिनिस्ट थ्योरीज। तो इसमें सुशैन सोनटैग जो है वो एसोसिएटेड नहीं है। वो एक नॉवलिस्ट हैं, ऐसे राइटिस्ट हैं, फिल्म मेकर हैं, ठीक है। बट जो थिंकर हैं वो सारे फेमिनिस्ट हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट लेजिस्लेचर हैज टू पावर टू मेक प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू द इलेक्शन टू सच लेजिस्लेचर। तो ये 328 के अंदर दी हुई है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी से कौन सी स्टेटमेंट एसोसिएट नहीं करती है? तो सारी स्टेटमेंट आप पढ़ोगे सही है, बट जो ये स्टेटमेंट है यहाँ पे भी देखो एक मिस्टेक की हुई है उन्होंने, छोटी छोटी मिस्टेक बहुत सारी की हुई हैं। टू बी सेन इन द वर्ल्ड ऑफ मैडमैन इन इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ मैडनेस, ठीक है। तो ये किसकी स्टेटमेंट है? ये रूसो की स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी जी की नहीं है, ठीक है, और सारी महात्मा गांधी की स्टेटमेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, ये जो कुछ इवेंट्स दी हुई हैं, तो कौन सी ईयर में क्या इस्टेब्लिश हुआ था वो है, तो मैंने सभी की ईयर्स लिख दी है।
उसी के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकली आप अरेंज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है द बुक कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये किसकी है, जोसेफ स्कम्पटर की है। उसके बाद जो नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमीशन दैट वाज फॉर्म टू एडवाइज कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज पॉपुलर नोन एज, तो ये इसको क्या कहते हैं, हम धार कमीशन कहते हैं, ठीक है, जो एस के धार के अंडर बना था। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज नॉट बीन एज ड्रामेटिक एज पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज इन द ईस्टर्न यूरोप, कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन इकोनॉमी का हुआ है वो ऐसा भी ड्रामेटिक नहीं है जैसा कि ईस्टर्न यूरोप में हुआ था कम्युनिज्म के बाद में, ठीक है। इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड ग्रोथ रेट हायर देन दैट ऑफ चाइना इन 2010, ये गलत बात है, ठीक है। तो ओनली पहली स्टेटमेंट सही है और दूसरी स्टेटमेंट हमारी गलत स्टेटमेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा इट इज, ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। इट इज पॉसिबल टू थिंक दैट ऑटोनॉमी इन्वॉल्व्स अ काइंड ऑफ स्किल दैट इंडिविजुअल मस्ट डेवलप एक्सरसाइज एंड मेंटेन द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ongoing process of planning managing is not automatic but require a effort resources that are secured by social material condition provided by the state, कि जो भी यहाँ पे इंडिविजुअल ऑटोनॉमी की बात की गई है, ठीक है, इन्होंने क्लियरली बोला नहीं है, बट यहाँ पे इंडिविजुअल ऑटोनॉमी की बात की गई है। ये क्या कहते हैं कि जो भी हम मैनेज कर रहे हैं, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी एफर्ट्स ले रहे हैं, रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारी सोशल एंड मटेरियल कंडीशंस हैं, ये सब कुछ स्टेट प्रोवाइड करता है, ठीक है, तब हम अपने आप को ऑटोनोमस महसूस करते हैं, ठीक है। और स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट दे भी, ठीक है। ये लिबरल जो प्रिंसिपल है उसकी, उसके अंडर किस तरह से एक इंडिविजुअल को ऑटोनॉमी दी जाए उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। बट यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट क्या दी गई है, हाउएवर द कमिटमेंट टू द इंडिविजुअल ऑटोनॉमी कैन नॉट फोर्स द लिबरल स्टेट टू प्रोवाइड सोशल एंड मटेरियल कंडीशन बाय विच सिटीजन शुड कम टू बी अन ऑटोनॉमस, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जो लिबरल स्टेट्स हैं उनको देनी पड़ेगी ऐसी कंडीशन ताकि जो इंडिविजुअल है वो अपने आप को फ्री फील करे, उसको कुछ ऐसी कंडीशन दी जाए ताकि वो अपने आप को ऑटोनॉमस फील करे, ठीक है। तो आर गलत है और ए जो हमारी स्टेटमेंट है वो सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इंडिया हैज हिस्टोरिकली बीन डीम्ड अ सेफ हेवन फॉर द रिफ्यूजीज। अब ये देखो ये क्वेश्चन कि इंडिया एक हिस्टोरिकली रूप मतलब ऐतिहासिक रूप से एक रिफ्यूजियों के लिए हेवन माना गया है, ठीक है, जो बेघर हैं उनके लिए हेवन माना गया है, ठीक है। इंडिया हैज नो रिफ्यूजी लॉ एंड हैज नॉट साइन द 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन, ठीक है, ये बात भी ट्रू है। हमारा हेवन क्यों माना गया, क्योंकि हमने कोई रिफ्यूजी लॉ नहीं से साइन कर रखा या फिर हमारे पास कोई लॉ है नहीं, ठीक है, तो इसलिए माना गया है। यहाँ पे ये क्लियरली इसका रीजन दे रहा है, बट यहाँ पे आंसर इन्होंने क्या मार्क किया है कि ये इसका आंसर नहीं दे रहा है, ठीक है। असर्शन और रीजन मतलब हमेशा हिला ही रहता है, यूजीसी का इस तरह का सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एस्टिमेट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी का कौन सा फंक्शन नहीं है, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा था, सॉरी। अब कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें जो थर्ड फंक्शन जो दिया हुआ है, द टू एग्जामाइन द रिपोर्ट ऑफ कैग विद अ व्यू टू फाइंड द मनी वोटेड बाय द पार्लियामेंट हैव बीन यूटिलाइज्ड बाय कंसर्न्ड अथॉरिटी, तो ये एस्टिमेट कमेटी का फंक्शन नहीं है, ये पैक का फंक्शन है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का, ठीक है, और सारे ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपोजिशन ऑफ द पैक, और पैक के बारे में, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, इनके बारे में जरूर पढ़े, ये हमेशा पूछा जाता है एक ना एक क्वेश्चन, तो ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में पूछे गई है, उसकी कंपोजिशन के बारे में, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी ओनली लोकसभा के मेंबर रहते हैं, गलत बात है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के रहते हैं, लोकसभा से 15 रहते हैं, राज्यसभा से 7 रहते हैं, ठीक है, तो 22 मेंबर होते हैं। Public Account Committee is an annually elected body in accordance with the principle of proportional representation followed by the single transferable vote system, ठीक है, तो ये बात ट्रू है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, पैक में 30 मेंबर होते हैं, ये गलत बात है, एंड नो मेंबर कैन बी री इलेक्टेड, तो ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि आप कोई भी मेंबर री इलेक्ट नहीं कर सकते हो, तो ये भी गलत बात है, ठीक है, आप री इलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट है, द ट्रू बिगनिंग ऑफ मॉडर्न स्टेट सिस्टम मार्क द एंड ऑफ, तो ये 30 ईयर वॉर।
आपको याद आता है कि नहीं? ये बहुत ही फेमस वॉर है। जब आप पढ़ते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं, तो इस वॉर के बारे में स्टार्टिंग में ही आता है, ठीक है? वहां से ही जो मॉडर्न स्टेट्स हैं वो इमर्ज हुए थे, ठीक है? मॉडर्न स्टेट का जो सिस्टम था वो इमर्ज हुआ था, जो कि यूरोप के अंदर चल रहा था, 30 ईयर वॉर, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट है, फाइंड आउट द करेक्ट वन विद रिगार्ड टू द अतुल कोहलीज डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रो मार्केट एंड प्रो बिजनेस स्टेट इंटरवेंशन इन 1980s। जो इंडिया का स्टेट इंटरवेंशन था 1980s में, प्रो बिजनेस और प्रो मार्केट था, उसकी क्या डिस्टिंक्शन अतुल कोहली ने दी है, ठीक है? तो उन्होंने क्या कहा है कि प्रो बिजनेस स्ट्रेटजी कौन सी होती है, जो कि इस्टेब्लिश्ड जो थी प्रोड्यूसर्स हैं उनको सपोर्ट करे, ठीक है? और प्रो मार्केट स्ट्रेटजीज कौन सी होती हैं, जो कि न्यू एंट्री दे, न्यू कस्टमर्स बनाए, वो है प्रो मार्केट स्ट्रेटजीज, ठीक है? ये उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है दोनों में। तो ए एंड डी हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर इज एसोसिएटेड विद सिंक्रेटिज्म, ठीक है? सिंक्रेटिज्म का मतलब क्या होता है? एक समन्वय की भावना रहती है ना हमारे अंदर, समन्वय। मतलब हम आपस में एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं, हर चीज मिलके करते हैं, ठीक है? हर धर्म मिलके चलेगा, वो एक भावना होती है ना, समन्वय की भावना, समन्वयता जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा थिंकर उससे एसोसिएटेड है? तो ये कबीर एसोसिएटेड है, ठीक है? इसमें देखो, सिंक्रेटिज्म ये मेनली रिलेटेड है कि सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल के रहें, सभी लोग आपस में एक समन्वय में रहें, एक साथ चलें, ठीक है? कोई भी एक दूसरे को क्रिटिसाइज ना करे, जिसमें जो अच्छी बात है उसको साथ लेके चलें, ठीक है? तो ये इस तरह का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, बी आर अम्बेडकर डिमांडेड अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस क्लास इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आपने अगर इंडियन जो नेशनल मूवमेंट है उसके बारे में पढ़ा होगा तो उसमें आता है, ठीक है हमारा? उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, इंडिया इज अमंग अस, यहाँ पे इंडिया और ईयू के रिलेशंस हैं उसके बारे में। इंडिया इज अमंग अस फर्स्ट कंट्री टू एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद ईईसी, सही है ये बात। उसके बाद है द बायलैटरल रिलेशन, हमने अपग्रेड कर लिए थे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक, ये 2004 में हुआ था। उसके बाद ईयू इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ एफडीआई, एफडीआई आती है ईयू से हमारी, ठीक है? ईयू इज अ मेंबर ऑफ यूएन जनरल असेंबली, ये गलत बात है, ईयू मेंबर नहीं है। ईयू के जो स्टेट्स हैं वो यूएन के मेंबर हैं, ठीक है? ईयू खुद में एक मेंबर नहीं है जनरल असेंबली का, ठीक है? तो ये गलत है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, हमें करेक्ट चूज करना है। यहाँ पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो WMDs होते हैं उसके बारे में है, ठीक है? तो WMDs इंटर आलिया इंक्लूड एटॉमिक एक्सप्लोजिव वेपन्स। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या होते हैं? वो वेपन जो कि मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है? जिस तरह के लाइक केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, आप न्यूक्लियर वेपन कह सकते हो। तो ये जो वेपन है ये किस तरह के हैं? जो मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है? तो ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में आते हैं, ठीक है? जो जैसे बंदूक हो गई या छोटे जो हथियार होते हैं जो कि कन्वेंशनल वेपन्स हैं, वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में नहीं आते, उनको हम कन्वेंशनल वेपन करते हैं, कहते हैं, और उनका यूज अलाउड है, आप वॉर के अंदर उनका यूज कर सकते हैं, ठीक है? बट जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उनको आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो पहली स्टेटमेंट है, सही है कि जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है वो इंक्लूड करते हैं एटॉमिक एक्सप्लोजिव जो वेपन्स है उनको भी, ठीक है? दूसरी क्या कहती है, बायोलॉजिकल वेपन आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ WMDs। तो ये गलत बात है, बायोलॉजिकल वेपन इंक्लूडेड है। उसके बाद जो थर्ड है, केमिकल वेपन कन्वेंशन जो है वो आउटला कर दी है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, सही बात है। जो केमिकल वेपन कन्वेंशन है वो बताती है हमें कि कौन कौन से वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट है, डी हमारी केमिकल वेपन कन्वेंशन एंटर्ड इन फोर्स इन 1998, गलत है, 1997 में ये एंटर हुई थी फोर्स में, ठीक है? तो ए एंड सी हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे बुक दे रखी है, देखो, एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्री द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी, FW रिक्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर हर्बर्ट साइमन होंगे, डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइन टू करंट ट्रांसफॉर्मेशन इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, तो इसमें केडन की है ये। देन उसके बाद द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियलाइज सिविलाइजेशन, ये एल्टन मेयो की है, ठीक है? ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आप कर पाए। जो भी इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं पब एड से, वो बहुत आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, वो लास्ट ईयर में इतने रिपीट हुए हैं कि आप उसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट
फीचर एज अ मैटर ऑफ डिबेट बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के बीच में ऐसा कौन सा टॉपिक है जो डिबेट का काम नहीं करता है, ठीक है। तो आप कॉमन सेंस लगाओ, अगर ये तीन चीजें तो ना, अगर आप कंसिडर ना भी करो, बट जो चौथा पॉइंट है, फ्रीडम फ्रॉम द कॉलोनियल रूल, क्या इस बात पे भी डिबेट होगी? जो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर है, दोनों ही चाहते थे कि हमें कॉलोनियल रूल से फ्रीडम मिल जाए, ठीक है, तो यहाँ पे कोई डिबेट नहीं होगी। और जो तीन टॉपिक है वहां पे डिबेट हो सकती है, ठीक है। तो फोर्थ जो हमारा है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, फाइंड आउट द डिफरेंट वेव्स ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन गिवन बिलो इन असेंडिंग ऑर्डर। तो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन की डिफरेंट वेव्स हमें बतानी है। देखो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेसी आएगी, फिर उसका रिवर्स होगा, ठीक है, फिर सेकंड वेव ऑफ डेमोक्रेसी आएगी, फिर रिवर्स होगा, फिर थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी आएगी। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, हमारे इंडियन जो सिस्टम है यूनिटरी है या फेडरल है, किस तरह का फेडरल है, उसके ऊपर थिंकर्स ने क्या क्या वर्ड दिया है, क्या क्या एक टर्म दी है, उसके बारे में है। तो एक्सट्रीमली फेडरल किसने बोला है? हमें पाउल एप्लेबे ने बोला है। क्वासी फेडरल केसी वेरर। बार्गेनिंग फेडरलिज्म मॉरिस जोन्स। एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कौन बोलते हैं? ग्रेवलिन ऑस्टिन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, विच टू कंट्रीज नेवीज आर जॉइंटली पेट्रोलिंग इन मलाका स्ट्रीट। तो मलाका स्ट्रीट में कौन कौन पेट्रोलिंग कर रहा है? इंडिया और यूनाइटेड नेशन की जो नेवीज हैं वो पेट्रोलिंग कर रही हैं, ठीक है। सॉरी, यूएस, यूनाइटेड नेशन नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स की, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, ये कुछ बुक्स दी हुई हैं, ये उसके राइटर दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, इंडिया इन माय ड्रीम्स, ये एम के गांधी की है, आसान है, आपको पता होनी चाहिए। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, ये लोहिया की बुक है। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर की है, ठीक है। अब एक ही बचती है, वो जयप्रकाश नारायण जी की है, ठीक है। ये आप कर पाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट आर नॉट रिलेटेड टू जॉन रॉल्स। तो कौन सा कॉन्सेप्ट जॉन रॉल से नहीं रिलेटेड? तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एज फेयरनेस है, वेल ऑफ इग्नोरेंस का कॉन्सेप्ट है, बट आप क्लास इन इटसेल्फ, ये कोई कॉन्सेप्ट उन्होंने नहीं दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे यूएस की जो नेवी, सॉरी, यूएस की जो आर्मीज है, उन्होंने कब इंटरवीन किया था किस कंट्री के अंदर, उससे रिलेटेड पूछा गया है, ठीक है। तो इराक के अंदर 1991 में, दर्फ डारफूर, सूडान के अंदर 2004, सोमालिया के अंदर 1992 और सियरा लियोनी के अंदर 2000 के अंदर इंटरफेयर करती हैं, ठीक है। ये हमारा करेक्ट है। उसके बाद है, व्हाट इज ट्रू अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उसके बारे में हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। तो ही डिस्कस 7 टाइप ऑफ रिवोल्यूशन, सही बात है। उन्होंने पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात की, ये गलत बात है। पार्टीलेस डेमोक्रेसी को कौन सपोर्ट करता है? गांधी करते हैं, जेपी नारायण करते हैं, ठीक है। ये नहीं करते हैं, कार्ल मार्क्स करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, ही इज ऑथर ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी, ये सही है। ही डिड नॉट गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 स्टेट पिलर, ये भी गलत है। उन्होंने 4 स्टेट पिलर जो बोलते हैं उसका कॉन्सेप्ट दिया है, उसको चौखंबा पॉलिसी भी बोला है उन्होंने, शायद ऐसा कुछ वर्ड है। तो ये उनका कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे नोट दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, ठीक है। उसके बाद है, ही सेड that the history of the growth of freedom is the history of the protection of human relationship, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, who among the following thinker are associated with participatory democracy। तो कौन से associated थे इसमें? देखो, ये तो तुक्का मारने वाला था, मतलब आपको हर एक का नहीं पता होगा। ए, सी एंड ई हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सॉरी, हे भगवान। नेक्स्ट है हमारा, ये कुछ मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि किस तरह से प्रोलिटरेट पावर में आएंगे, किस तरह से हिस्ट्री को उन्होंने इंटरप्रिटेट किया है, तो उसके बारे में हमें क्रोनोलॉजिकली लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले ई स्टेटमेंट आएगी, स्टीम मशीनरी मेकिंग ऑफ मशीन्स बाय द मशीनरी ट्रांसफॉर्म द ओल्डर मैन्युफैक्चर कैरिड आउट अंडर द फ्यूडलिज्म इनटू द मॉडर्न इंडस्ट्री। कि जो भी स्टीम्स है, मशीनरीज हैं, उन्होंने क्या किया कि ट्रांसफॉर्म कर दिया, जो ओल्ड मैन्युफैक्चर होता था उसको किस में? फ्यूडलिज्म से मॉडर्न जो इंडस्ट्री है उसके अंदर,
ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी, द प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इज क्रिएशन ऑफ द करंट रूलिंग क्लास बुर्गवाज, की जो प्रेजेंट जो रूलिंग क्लास, प्रेजेंट जो सोसाइटी है वो किसकी क्रिएशन है, जो बुर्गवाज क्लास है उसकी क्रिएशन है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि वाइल द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन मोर एंड मोर ट्रांसफॉर्म द ग्रेट मेजोरिटी of the population into the proletarians, it create power that is forced to accomplish a revolution against the capitalism। कि जो प्रेजेंट मॉडल है जो रूलिंग का, वो किस तरह का है कि वो ज्यादा प्रोलिटरेट्स बना रहा है, वो ज्यादा गरीब बना रहा है, वो ज्यादा वर्कर्स बना रहा है, और उसकी वजह से क्या होगा कि वो एक रिवॉल्यूशन का स्पेस बना रहा है, ठीक है, एक रिवॉल्यूशन की जगह बना रहा है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो प्रोलिटरेट है वो पावर को सीज करेंगे उस रिवॉल्यूशन के थ्रू और स्टेट की प्रॉपर्टी पे अपना हक जमाएंगे, और लास्ट में क्या होगा कि हर तरह की क्लास, हर तरह का स्टेट खत्म हो जाएगा और एक कॉम्युनिज्म आ जाएगा, ठीक है। ये पढ़ोगे, इतना आसान क्वेश्चन था, पढ़ के समझ आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे सीधा बोल दिया है कि इस तरह से अरेंज करना है आपने, बट आप पढ़ोगे आप आसानी से समझ पाते, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, और वैसे भी देखो, जब फाइनली आ गया है वर्ड तो फाइनली वाली स्टेटमेंट सबसे लास्ट में ही लिख रखी है, ठीक है, एक में ही है वो ऑप्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कॉमनली नोन एज कोपेहेगन समिट, ये कब हुई थी, तो ये 2009 में हुई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अरेंज दीज एक्टिविटी, जो अरविंदो की लाइफ से रिलेटेड एक्टिविटी हैं उनको हमें अरेंज करना है, ठीक है। अब इसमें भी आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। देखो, सबसे पहले वो इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में फिर उन्होंने आईसीएस की पढ़ाई की, आईसीएस का एग्जाम क्लियर किया। उसके बाद वो प्रिंसिपल बने बड़ोदरा, मतलब उन्होंने रिजाइन कर दिया होगा, फिर वो बड़ौदा के कॉलेज के प्रिंसिपल बने, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बनारस का सेशन अटेंड किया और लास्ट में वो अलीपुर बॉम्ब केस में अरेस्ट हो गए, ठीक है। तो ये आप खुद से भी कॉमन सेंस से लगा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, Aristotle criticized popular rule on the ground that masses would resent the wealth of few and too easily fall under the sway of। तो एरिस्टोटल ने किसको क्रिटिसाइज किया, पॉपुलर रूल को, किस बेस पे किया है कि जो फ्यू का जो रूल होगा वो क्या होगा, थोड़े दिनों में क्या होगा कि वो किसके अंडर आ जाएगा, डेमागोग बन जाएगा वो, ठीक है। डेमागोग क्या होता है, एक तरह का सिस्टम जहाँ पे मूर्ख लोगों का शासन होता है, दुष्ट लोगों का शासन होता है, ठीक है। वो लोगों की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं बट लोगों को कोई फायदा नहीं देते हैं, ठीक है। इस तरह का शासन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिविल सोसाइटी के बारे में कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, ये आप पढ़ लोगे, आसान है, आप लगा पाओगे, ठीक है। इसमें क्रोनोलॉजी देख लेना, सी पे पहले आएगा। सिविल सोसाइटी आप समझते हैं ना कि कहाँ से हम अपने आप को सिविल करना समझ, हम अपने आप को सोशल बनाते हैं, हम आपको एक नागरिक की तरह बनने लग, मतलब हम एक नागरिक की तरह बनने लगते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फैमिली में बनते हैं, देन हमारी जो स्टेट के अंदर हम आते हैं, फैमिली से विलेज, मतलब इस तरह की छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो हमको एक सिविलाइज्ड वे में लेके आती है, हमें सिविलाइज्ड करती है, ठीक है। वो है एक सिविल सोसाइटी, समझ आ गया। छोटे लेवल पे फैमिलीज हैं, देन विलेज लेवल पे फिर डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से ये एक सिविल सोसाइटी है जो ऑपरेट करती है, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट, उसकी क्रोनोलॉजी पूछी हुई है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग आईसीटी। आईसीटी जो गवर्नेंस है हमारी, उसके बारे में गलत है, नहीं, उसके बारे में सही नहीं है, ठीक है, मतलब गलत है ठीक है। तो हमारा गलत क्या क्या है, ई गवर्नेंस रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो ये तो सही बात है। उसके बाद ई गवर्नेंस रिड्यूसेस ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट, रिड्यूस तो नहीं करती है, ट्रांसपेरेंसी लेके आती है, तो ये हमारी गलत में आ जाएगी, मतलब आंसर में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है ई गवर्नेंस इंक्रीजेज सिटीजन इनपुट इनटू द गवर्नमेंट, तो ये भी सही बात है। ई गवर्नेंस इंक्रीजेज ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म, तो डिक्रीज करती है, इंक्रीज नहीं करती, तो ये भी हमारी गलत स्टेटमेंट में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारी, फाइनली हम पैसेज पे आ गए। देखो, पैसेज बहुत आसान है, यहाँ पे आपको शायद आसान भी लगे, मतलब
वैसे भी आसान ही था, पढ़ने में आसान था, बट सबसे ज़्यादा हेक्टिक क्या हो जाता है पेपर के टाइम कि यूजीसी क्या करती है, एक मतलब आप मूव नहीं कर सकते, आप उसको ज़ूम आउट नहीं कर सकते हैं, इस तरह से आप उसको वहीं पे ही स्लाइड करके आपने पढ़ना है, वहीं पे आपको कर्सर लेके पढ़ना है, तो उस टाइम इतने क्वेश्चन जब इंसान करता है तो दिमाग एकदम हेक्टिक सा हो जाता है, मतलब दिमाग नहीं चलता है, आसान होते हुए भी हम गलत कर देते हैं, ठीक है, उस टाइम हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है। यूजीसी को इस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। देखो, यहाँ पे जो पैसेज था हमारा वो सिविक वर्च्यू के बारे में था, ठीक है, कि किस तरह से सिविक वर्च्यू जो हैं वो इंसान के अंदर आती हैं, किस तरह से जो फैमिलीज हैं, मार्केट है, वो सब उसमें कंट्रीब्यूट करता है कि हमारे अंदर सिविक वर्च्यूज आए, ठीक है, किस तरह से हमारे अंदर वो डाली जाएं, ठीक है। तो कैसे जो न्यू राइट जो सोसाइटी है वो सोचती है उसके बारे में, न्यू राइट जो थ्योरी है वो उसके बारे में सोचती है। और राइट हमने समझा ही था, जो ज्यादा पेट्रोइट है, जो ज्यादा कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं वो है राइट थ्योरिस्ट, ठीक है। तो वो डीरेगुलेशन की बात करेगी, फ्री ट्रेड की बात करेगी, ठीक है, टैक्स कट की बात करेगी, ट्रेड यूनियंस को वीक करना है हमें, इस तरह की बात करेगी, ठीक है। तो ये सारा पैसेज तुम पढ़ोगे, बहुत आसान है, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या दिया हुआ है, हाउ डज द मार्केट इनकलकुलेट सिविक वर्च्यू अकॉर्डिंग टू न्यू राइट थ्योरिस्ट, कि मार्केट सिविक वर्च्यूज कैसे लेके आता है, जो न्यू राइट थ्योरिस्ट है वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये मार्केट कैसे लेके आता है, बाय इंकरेजिंग सेल्फ सपोर्टिंग की वजह से लेके आता है। देखो यहाँ पे पूरी लाइन भी दी हुई है, द मार्केट बाय कॉन्ट्रास्ट छोड़ दो, मतलब पहले जो डिपेंडेंसी और वेलफेयर स्टेट था उसके कॉन्ट्रास्ट की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वर्ड को आप पूरा पैसेज पढ़ोगे तो ये छोड़ दो, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि मार्केट क्या करता है, इनकरेजेस पीपल टू द सेल्फ सपोर्टिंग, कि पीपल को सेल्फ सपोर्टिंग होना है, उससे उसके अंदर सिविक वर्च्यू आएगी, ठीक है। तो ये बात करता है, थर्ड वाली स्टेटमेंट सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, what is that the new right does not associate with self supporting as a civic virtue, तो इसमें से क्या है जो न्यू राइट नहीं एसोसिएट करते, कि जो सेल्फ सपोर्टिंग वर्च्यू नहीं है, ठीक है। तो सिटीजनशिप है वो एसोसिएट करते हैं, फुल मेंबरशिप ऑफ सोसाइटी करते हैं, सपोर्ट ऑफ वन सेल्फ करते हैं, बट अपने आप को एक सेल्फिश और कैरियर ओरिएंटेड पर्सन नहीं बताते कि इस तरह से हमें नहीं बनना है, और ना ही जो सोसाइटी है वो हमें ऐसा बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको पूरे, मतलब पूरी पूरी लाइन दी है, आप पढ़ोगे तो अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है। सिटीजनशिप की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है, सेल्फ सपोर्टिंग की बात की गई है, ये हमारे वर्चूज हैं, बट हमें एक सेल्फिश नहीं बनना है, ठीक है। वो सारी चीजें इसमें नहीं डाली गई है, ठीक है, आप पढ़ोगे तुम समझ आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ सिविक वर्च्यू अमंग द फॉलोइंग, तो इसमें से कौन सा सोर्स नहीं है, तो ये आप पहली लाइन में मिल जाएगा कि सिविक वर्च्यू कौन कौन इनकलकुलेट करता है, मार्केट करता है, सिविल एसोसिएशन करती है, फैमिली करती है, और कौन नहीं करता है, आर्मी नहीं करती है, ठीक है। तो ये आप हटा दोगे यहाँ से। उसके बाद जो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट गिवन बिलो इज नॉट डायरेक्शन फेवर्ड बाय द थाचर एंड रीगन रिफॉर्म्स, जो मार्गरेट थाचर थी और जो रीगन थे उनके रिफॉर्म्स किस चीज को नहीं बताते हैं, किस चीज के रिगार्डिंग नहीं है, तो वो डीरेगुलेशन की बात करते हैं, टैक्स कट की बात करते हैं, रिड्यूस वेलफेयर बेनिफिट्स की बात करते हैं, बट स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन की बात नहीं करते। वो कहते हैं ट्रेड यूनियन को वीक करना है, देखो यहाँ पे दे रखा है क्लियरली, वो लाइन दे रखी है, आप पढ़ के आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द वेलफेयर स्टेट प्रमोट पैसिविटी इन द पुअर, तो ये पैराग्राफ क्या कहता है, वेलफेयर स्टेट क्या करता है कि डिपेंड बना देता है, लोगों को फ्री में बांट के लोग डिपेंड हो जाते हैं, फिर वो अपना काम नहीं करते हैं, ठीक है। इस तरह की बात न्यू राइट थियरिस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो पैराग्राफ में बताई गई है, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, कि वो डिपेंडेंसी का कल्चर क्रिएट कर देता है। और जो नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ आया था वो किसके रिगार्डिंग है, वो G20 के रिगार्डिंग है, कि किस तरह से G20 एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करता है, किस तरह से G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट करती है और एक डेमोक्रेटिक सेटअप लेके आती है, क्यों G20 इमर्ज हुआ था, इंडिया का क्या इंटरेस्ट था, इंडिया किस तरह से अपना रोल प्ले करता है, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं, ठीक है। तो G20 के ऊपर ये पैराग्राफ है। अब इसमें देखो क्वेश्चन,
तो पहला क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसेंटली कंक्लूडेड G20 समिट। तो रिसेंटली कंक्लूड, उसमें ये सारी बातें बताई गई हैं, और लास्ट वाला इसका ऑल ऑफ अबव हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ G20। G20 का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, पहली लाइन में लिख रखा है, देखो यहाँ पे लिख रखा है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है, पढ़ोगे बहुत आसान है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ G20। तो एशिया में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तब G20 बना था, ठीक है। उसमें दे रखा है पैराग्राफ में, आप देखो यहाँ पे दे रखा है, टू ओवरकम द फाइनेंशियल क्राइसिस दैट अकर्ड इन 1990s इन द इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ द ईस्ट एशिया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, वाई हैज इंडिया टेकन एक्टिव इंटरेस्ट इन द G20। क्योंकि हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर करना चाहते हैं वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, तो ये हमारा इंटरेस्ट है। उसके बाद है G20 इज कंसिडर्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म। क्यों रिप्रेजेंटेटिव कंसिडर किया जाता है, क्योंकि जो उसकी चेयर है वो एनुअली रोटेट होती रहती है अलग अलग रीजन्स के अंदर, ठीक है। ये पढ़ोगे तो बहुत आसान है। फाइनली हमने पूरा कर लिया है। इसमें बहुत सारे मतलब क्वेश्चन ऐसे रह गए हैं जो मतलब शायद हमने समझे कम है ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम, ठीक है। बहुत बड़ा हो गया था, मैं कल शाम से इसके ऊपर काम कर रही हूँ, अभी और भी काम करना है, ठीक है। और जो टॉपिक जैसे भीखू पारेख रह गए हैं, उसके बारे में हमें समझना है। एक जो न्यू राइट थियरिस्ट हैं, या फिर न्यू राइट आइडियोलॉजी, या राइट या लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी क्या है, वो भी हमें समझनी है, ठीक है। ये कुछ चीजें जो रह गई है। एक मनु का जो स्टेट क्राफ्ट है, मनु के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमने समझने हैं। उसके बारे में मैंने ज्यादा डिस्कस नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है, सीधा ही आंसर लगा दिया है। अब ओवरऑल बात कर लेते हैं, पेपर हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ओवरऑल क्या था कि कुछ 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप कुछ भी कर लो, उसमें तुक्का ही मारना पड़ेगा आपको, ठीक है, कितना भी पढ़ लो आप नहीं कर पाते, ठीक है, इस तरह के हैं। उसके बाद हमारा पेपर कैसा था कि 60-40 आप लगाओ। 40% मतलब आप फैक्चुअल डाटा पूछ रहे हो, बहुत ज्यादा फैक्चुअल, ठीक है, आपको याद है तो ही आप कर पाओगे सही से, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। 60% पेपर क्या था कि हमारा कॉमन सेंस पे है, हम पढ़ के उस चीज को, अगर हमने उस कॉन्सेप्ट को हमने समझा है तो आप कर पाओगे, ठीक है, इस तरह का पेपर था हमारा। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जैसे 10 से 15 क्वेश्चन आप बिल्कुल ही ऐसे लेके चलो जो मतलब रद्दी हो चुके हैं, हर बार आते हैं इस तरह के, ठीक है, आप बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन थे, ठीक है। पैराग्राफ की अगर आप बात करो, पैराग्राफ 2 है, बहुत आसान थे पैराग्राफ अब की बार। ओवरऑल पेपर ठीक था, मतलब इतना हार्ड भी नहीं था ना इतना आसान था, ठीक है। ओवरऑल पेपर ठीक बनाया गया था, ठीक है। मिस्टेक्स अगर आप बात करो तो मिस्टेक किसकी थी, स्पेलिंग्स की मिस्टेक थी। और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन की बात करो तो यूजीसी का हर साल ही होता है कि हाँ वो इस तरह के क्वेश्चन डालता है जो सही भी है गलत भी है। मतलब रीजन नहीं दे रहा है फिर भी रीजन वाला आंसर वो टिक करेंगे, अगर रीजन दे रहा है तो वो बिना रीजन वाला टिक करेंगे, ठीक है, इस तरह की बात यूजीसी हर बार करता है, ठीक है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो हम कितना भी सोच के लगा लें फिर भी गलत ही आएगा हमारा, ठीक है, इस तरह का हमारे साथ होता है। और क्या आप सोचते हैं इसके बारे में, कुछ मतलब जैसे नाम आप एक भीखू पारेख का नाम लोगे, एक आप और जो नाम था मैं बोल नहीं पा, अभी मुझे याद नहीं, कबीर के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे अब की बार, 3 क्वेश्चन हमारे कबीर के ऊपर थे, ठीक है। अ, एक राइटर और था जिसको इन्होंने न्यू इंट्रोड्यूस किया है, और जब भी कोई राइटर के बारे में यूजीसी लेके आता है, जैसे कि भीखू पारेख के बारे में लेके आए, तो यूजीसी क्या करता है अगले साल भी उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो हम उसको कवर करके चलेंगे, हम उसको कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है, कि अगली बार वो आ सकता है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, ठीक है, हमारे पास, तो हम उसको समझ लें, यही हमारी भलाई होगी, ठीक है। ओवरऑल पेपर आप आपको कैसा लगा, आपके कितने सही हैं, आपने आंसर की चेक की है कि नहीं, ये आप मुझे कमेंट में बताना, कि क्लियर हो जाएगा कितना होगा, ठीक है। कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, आपको लगता है कि मेरी तरफ से गलती हो गई है, तो आप जरूर मेंशन करें। 1-2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे छोड़े भी हैं आपके ऊपर, तो आपको उसके बारे में नॉलेज हो तो उसके बारे में भी मेंशन करें, ठीक है। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। अभी आज के लेक्चर के लिए आपने पूरा देखा, थैंक यू सो मच।